नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। मेरे पहले वीडियो में आपने पूरे अभ्यासक्रम की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लघु कथाएं पढ़ेंगे। यह पाठ दूसरा है। पहला पाठ त्रिवेणी नामक कविता का है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, कहानियां तो आपने बहुत सी पढ़ी होगी या बचपन में अपने नाना नानी या दादा दादी से कहानियां सुनी होगी। तो आज हम भी अपने सिलेबस की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगे। लघु कथाएं। लघु कथाएं का अर्थ है छोटी कहानियां। ये कहानियां सारगर्भित होती है तथा हमें अपने जीवन में संदेश देने का कार्य करती है। इन कहानियों के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले अपनी कहानी पढ़ते हैं, जिसका नाम है उषा की दीपावली। इस कहानी की लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का जीवन परिचय जानने की कोशिश करते हैं। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव का परिचय हम देखेंगे। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला, मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए इतिहास, हिंदी, बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की है। अर्थात आपने इतिहास में, हिंदी में एमए किया हुआ है। बीएड और पत्रकारिता की भी उपाधि उन्होंने साथ ही प्राप्त की है। नारी जागरूकता और उनकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय हैं। अर्थात उन्होंने नारी जागरूकता और नारी की अस्मिता, इन दो विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है या उनके कहानी के ये सब्जेक्ट रहे हैं। आपकी रचनाओं में एक ओर वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोण होता है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। जैसे जैसे हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो उनमें वर्तमान स्थितियों और सामाजिक विसंगतियों का चित्रण हमें दिखाई देता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर ये कहानी संग्रह है, दबे पाव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन ये उपन्यास है, फागुन का मन ललित निबंध संग्रह है, नीली पत्तियों की शायराना हरारत ये यात्रा स्मरण है, आदि। इस कहानी विधा का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ लिखा हुआ है विधा परिचय। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह एक हिंदी साहित्य की प्रचलित विधा है जिसे हम सभी जानते हैं। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। अर्थात लघु कथाएं गद्य की एक ऐसी विधा है, ऐसा प्रकार है जो आकार में तो छोटा होता है पर कहानी के तत्वों से पूरी तरह से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। किसी परिस्थिति को या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर उसके रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार है। अर्थात ये सभी साहित्यकार लघु कथा लिखने वाले हैं। आइए अब हम पाठ का परिचय देखते हैं। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। अर्थात उषा की दीपावली नामक जो कहानी है, अनाज की बर्बादी पे एक छोटे से बच्चे के मन में होने वाले संवेदनशीलता और संस्कार को जागृत करती है। एक ओर थालियां भर भर कर झूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं।
यह हम कहानी पढ़ने पर पूरी तरह से ये सभी चीजें स्पष्ट हो जाती है विद्यार्थी मित्रों। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। जब हम मुस्कुराती चोट लघु कथा पढ़ेंगे तो आपको उसकी प्रस्तावना भी मैं स्पष्ट कर दूंगी। तो यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती, आशावाद को बढ़ाती, सकारात्मकता और संवेदनशील लघु कथा है। तो ये रहा विद्यार्थी मित्रों इस कहानी का पाठ परिचय। इस कहानी के माध्यम से लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव ने अनाज की बर्बादी की ओर इशारा किया है। तो आइए अब हम देखते हैं उषा की दीपावली, जो एक लघु कथा है लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव के द्वारा लिखी हुई। देखिए विद्यार्थी मित्रों, दीपावली का समय आ रहा है और दीपावली से रिलेटेड ही ये कहानी है। देखिए मैं पढ़ती हूँ। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। यहाँ पर कहानी में एक कल्पनात्मक चित्र भी आपको दिख रहा होगा। इस पृष्ठ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जहाँ पर दीपावली का चित्रांकन किया गया है। देखिए कहानी की ओर जाते हैं हम। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। अर्थात नरक चौदस का दिन है, इस दिन दीपावली है और दीपावली के दिन उषा की जो दादी है वो हर कमरे की दहलीज पर आटे के दीपक बनाकर उसे जला दी थी और हर कमरे को जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। देखिए विद्यार्थी मित्रों, तरबतर एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है लबालब, भरा हुआ। घर पकवान की खुशबू से भरा हुआ था। दिवाली के दिन हम लोग जानते हैं कि विभिन्न पकवान हमारे घरों पर बनाए जाते हैं, जैसे गुजिया, पपड़ी, चकली, चूड़ा इत्यादि तरह तरह की मिठाइयाँ हम लोगों के घरों में बनती है। तो देखिए आगे मैं पढ़ती हूँ। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव इस उषा नामक लड़की की का वर्णन करते हुए कहती है कि उस 10 वर्षीय उषा को तो सिर्फ चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। दादी और पोती में बात हो रही है। दादी कहती है कि उषा तेरे लिए तो तेरी पसंद की ही मिठाई आएगी। अर्थात उषा को क्या पसंद था विद्यार्थी मित्रों? चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ। लेकिन दिवाली के दिन ये सभी चीजें नहीं बनी थी। जो मिठाइयाँ घर में बनी हुई थी जैसे गुजिया, पपड़ी, चकली, यह सब तो पड़ोसियों के लिए है, नाते रिश्तेदारों के लिए है और घर पर जो मेहमान दीपावली में मिलने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए है। आटे आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। दीपावली की रात को जो आटे के दीपक दादी ने जलाए थे वो मुंडेर पे जलकर सुबह तक बुझ गए थे, शांत हो गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरों से भरा हुआ था। वैसे ही विद्यार्थी मित्रों, जब हम दीपावली के दूसरे दिन देखते हैं तो हमारे आसपास तरह तरह के पटाखों का कचरा भरा हुआ होता है। दीपावली की रात हम इतने मगन हो जाते हैं पटाखों को जलाने में कि हम कचरों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ठीक इसी तरह उषा जॉगिंग करने के लिए फ्लैट से नीचे उतरती है तो उसने देखा आसपास का पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरों से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बब्बन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डालकर अपनी जेब में रख रहा था। क्या देखा विद्यार्थी मित्रों? उसने देखा, किसने? उषा ने देखा कि सफाई करने वाला बब्बन
जले हुए दीपों को कचरों के डिब्बे में ना डालकर अपनी जेब में रख रहा था। उन दीपों को जो आटों से बने हुए थे उसको कचरों के डब्बे में ना डालकर अपने जेब में रख रहा था। कृष्णकाय बब्बन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। विद्यार्थी मित्रों, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द आया है कृष्णकाय। कृष का अर्थ होता है दुबला पतला शरीर वाला, है ना। दुबला पतला शरीर वाला बब्बन क्या कर रहा है, कंपाउंड में झाड़ू लगा रहा है। झाड़ू लगाते लगाते जो जले हुए आटे के दीपक थे उसे अपने जेब में रख लिया है। कृष्णकाय बब्बन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। किसे सलाम करता था? उषा को। उषा बोलती है, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। बब्बन ने खिसे निपोरे। बब्बन ने क्या कहा विद्यार्थी मित्रों? घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे। किसे सेक कर खा लेंगे? आटे के दीपक, जो आटे से बने हुए दीपक है, उन दीपकों को घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। बब्बन ने खीसे निपोरे। खीसे मतलब दांत निपोरे। हंसते हुए बब्बन ने अपनी बात उषा से कही। आगे मैं पढ़ती हूँ विद्यार्थी मित्रों, देखो। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। उषा की आंखें आश्चर्यचकित हो उठी। वो उसे सोचने पे ये बात मजबूर हो उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया था। उषा क्या सोच रही है विद्यार्थी मित्रों? उन दावतों के बारे में सोच रही है जो मेहमान, आए हुए मेहमान क्या करते हैं, अपनी प्लेटों में बहुत सारा भर भर के खाने के लिए लालायित होते हैं। ऐसे मेहमानों को, जो मेहमान खाने के लिए अपनी प्लेटों को भर लेते हैं लेकिन वो उसे पूरी तरह से खाते नहीं हैं और आधा अधूरा खाकर उसे कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। ये सभी दृश्य उषा की आंखों में आ जाते हैं। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। उषा ने क्या किया विद्यार्थी मित्रों? उषा ने जब देखा कि बब्बन जले हुए आटे के दीपक को अपनी जेब में रख रहा है और यह कह रहा है कि इसे हम घर जाकर अच्छे से सेक कर खाएंगे, तब उषा को ये बात का एहसास होता है कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा अनाज कचरे के डब्बों में डाल देते हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए या अपनी एक एक रोटी के लिए दूसरों पर मोहताज होते हैं। जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। उषा कहाँ गई विद्यार्थी मित्रों? उषा अपने घर की ओर दौड़ती है और जहां पर दीपावली में उसके घर पे तरह तरह के पकवान जो बने हुए थे। कौन कौन से पकवान बने थे? गुजिया, पपड़ी, चकली इत्यादि जो पकवान उसके घर में बने थे वह एक थैली में भरकर जल्दी जल्दी दौड़ते हुए एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। वो वापस आ जाती है कहाँ? बब्बन के पास में। अब वह थी और बब्बन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। अब यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। यहाँ पर उषा खड़ी हुई है चित्र में और बब्बन झाड़ू हाथ में लिए हुए खड़ा हुआ है। उसे एक पैकेट उषा दे रही है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बब्बन को वह मिठाइयों से भरी हुई थैली उसके हाथों पर सौंप देती है। इस प्रकार उषा की दीपावली में उषा के पास अनेक तरह की खुशियां बांटने का कार्य वह करती है। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देखकर बब्बन की आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से हमने क्या सीखा? हमने एक तरफ देखा कि लोग अनाज की बर्बादी करते हैं, दूसरी तरफ उषा जैसे भी लोग हैं जो दूसरों की मदद करके खुशियां प्राप्त करते हैं। बब्बन जैसे झाड़ू वाले की मदद करके
उसने अपनी दीपावली को प्रसन्न चित्त कर लिया है, खुशियों से भर लिया है। तो ये रही विद्यार्थी मित्रों हमारी उषा की दीपावली कहानी।